जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका उपेंद्र सर। आज हम लोग लेकर आए हैं एसएससीजीडी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो 2024 के 20 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम यहां देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग आदि सेवाओं पर लगने वाला एक कर, जिसे हम सर्विस कर के सर्विस टैक्स के रूप में जानते हैं, पेश किया गया था पहली बार कब? तो यहां पे हम 1994 से 1995 में इस सर्विस टैक्स को पेश किया गया था। इस समय तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और इस प्रस्ताव को वित्त अधिनियम 2003 में संवैधानिक दर्जा इसे प्रदान किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन से खेल खेलती है? तो इसका आंसर स्क्वैश होगा। स्क्वैश में देखिए, दो खिलाड़ी होते हैं, एक खोखला ये स्क्वायर टाइप का होता है, और उसको बैडमिंटन के सहारे चारों तरफ से दीवार घिरा होता है, और उसमें कोर्ट में, उसे हम कोर्ट कहते हैं, उसी खेल का ये हिस्सा है स्क्वैश का। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? देखिए, यहां अखंड भारत की बात नहीं हो रही है, यहां कौन से पड़ोसी देश भारत के हिस्सा हुआ करते थे। देखिए, हमारा भारत 1947 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों को ऐड करके भारत में बोला जाता है। लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो पहली बार पाकिस्तान और भारत दो पार्ट में हमारा देश बटा, जिसे हम एक, देखिए पाकिस्तान का जो पार्ट है, पहला पार्ट एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का जो पार्ट है आज का वर्तमान बांग्लादेश कहलाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान आज का वर्तमान पाकिस्तान कहलाता है। तो ये जो दोनों कंबाइंड रूप से थे, ये 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान जो है, पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ और एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारा बांग्लादेश अस्तित्व में आया। हमारा अगला क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्लियर? इसमें बहुत सारे ट्रॉफी है, जैसे फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी, उसके बाद बेगम हजरत महल ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी। उसके बाद हमारा अगला है रोवर्स कप बोल सकते हैं, या रोवर्स ट्रॉफी बोल सकते हैं। उसके बाद नेहरू कप। ये सारे ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला है बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां। तो ये हमारा फेडरेशन कप और चैलेंज कप। फेडरेशन कप और चैलेंज कप का संबंध बास्केटबॉल से है। हमारा बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां, तो उबेर कप, थॉमस कप, सुदीरमन कप। ये सारे ट्रॉफियां क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? देखिए, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हमारा वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो भारत सरकार और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करता है। तो इसका उल्लेख वित्त आयोग के गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। क्लियर? यह अनुच्छेद 290 में पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। 290 में पेंशन के बारे में। आर्टिकल 270 में कृषि आय के अलावा या भिन्न अन्य कर। तो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो आय प्राप्त होगा,
उस आय का कलेक्शन भारत सरकार करेगी, जिसे राज्यों और केंद्रों के बीच डिवाइड कर दिया जाएगा। ये वित्त आयोग जो होता है, ये वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए आइए हम यहां अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है हमारा, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में हुआ, अर्थात 1967-68 के आसपास। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो हरित क्रांति यानी कृषि से संबंधित खाद्यान्न फसलों में अत्यधिक मात्रा में उपज का वृद्धि हुआ, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उन्नत बीज का इस्तेमाल किया जाता है। हरित क्रांति पहली बार, देखिए इस ऑप्शन को, पहला ऑप्शन को हम देख लिए। हरित क्रांति की शुरुआत किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। यह भी सही है, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति होने की वजह से खाद्यान्न फसलों के उत्पादकता में वृद्धि हुआ, जिसके वजह से किसान उस प्रोडक्शन को बेचकर अपनी मुनाफा कमाए, उससे उनका आय बढ़ा। हमारा अगला कथन है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय को पुनः निवेश किया गया। बिल्कुल सही है ये भी, यानी कृषि सेक्टर से जो इनकम प्राप्त हुआ था, उस इनकम को किसानों ने पुनः किसी अन्य सेक्टर में या एग्रीकल्चर में ही उसको निवेश कर दिया। क्लियर? तो बिल्कुल हमारा दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन क्या आप पूछ रहा है, कौन सा कथन? किसानों का हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उपरोक्त कथनों में से गलत कथनों को पहचानिए। तो हमारा दोनों सही है, गलत कथन कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ कलगनार, मगलीर, उरिमाई, थोगई, थिट्टम पहल की शुरुआत किया? देखिए, बेसिकली ये जो योजना है हमारी तमिलनाडु सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, और यह योजना तमिलनाडु के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन। एमके स्टालिन ने ही अपने पिता के नाम पे, एम करुणानिधि के नाम पे, इस योजना की शुरुआत किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज्यवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में बटा था? देखिए, हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का शासक है, और इसका शासन मेनली नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तर भारत में इसका शासन था। इसका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तो हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में बांटा था? तो हमारा आंसर यहाँ 2 होगा। देखिए, हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में 606 से 647 के बीच में शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता है, लेकिन जैसे ही इसका शासनकाल समाप्त होता है, हर्षवर्धन वंश अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? क्या है क्वेश्चन? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा यहां आंसर क्या होगा? रतन टाटा। क्लियर? रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया था। आनंद महिंद्रा को 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कार 2021 में आनंद महिंद्रा को सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में परिवारों का जन खाता खुलवाया गया कितना प्रतिशत? क्या है क्वेश्चन? 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा परिवारों का जन धन खाता कितना % खुलवाया गया? देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त, इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 के दिन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, लेकिन इस योजना को लागू 28 अगस्त, इस योजना को प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। तो हमारा यहां आंसर 100% होगा। क्लियर?
आइए यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। इस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। तो मुक्केबाज में प्रतियोगी को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। ये देखिए, ये हमारा स्टैटिक्स पर्सन से क्वेश्चन है। क्लियर? तो स्टैटिक्स पर्सन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हमारा अगला क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ भौतिकी के परिदृश्य को सापेक्षता के सिद्धांत ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख भूमिका निभाया, प्रमुख योगदान दिया। कहने का मतलब है कि सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, और यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? 1905 में आइंस्टीन द्वारा पहली बार सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, और यह सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² के रूप में सामने आया। क्लियर? यहां पे जो C है, ये C हमारा वायु में प्रकाश का वेग या निर्वात में प्रकाश का वेग, इन दोनों कंडीशन में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर? वायु में प्रकाश का वेग या निर्वात में प्रकाश का वेग यानी लाइट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट मानते हैं, अर्थात C, क्लियर, इस C को हम स्क्वायर कर देते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह मास किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी के रूप में वह हमारा मास कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अर्थात यहां पे एनर्जी, अगर हम उस मास को प्रकाश के वेग से त्वरित करते हैं तो वह मास हमारा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। लावनी नृत्य शैली का संबंध, लावनी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? देखिए, आज के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में नृत्य शैली से क्वेश्चन रहता है, और यह हमारा स्टैटिक्स पर्सन का पार्ट है। क्लियर? तो लावनी नृत्य शैली हमारा महाराष्ट्र होगा। क्लियर? असम का नृत्य शैली क्या होगा? बिहू होगा। तमिलनाडु का नृत्य शैली बताइए। तमिलनाडु का नृत्य शैली भरतनाट्यम। मध्य प्रदेश का नृत्य शैली मटकी। मटकी कहां का नृत्य शैली? मध्य प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, बिहू असम का, लावनी महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अर्थात कहने का मतलब है, अगर कोई आप अपराध कर रहे हैं तो आपको प्रशासन द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाएगा कि आप अपने अगेंस्ट में ही साक्ष्य दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन यहां पे कोई भी व्यक्ति है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को, चाहे वह अपराध किया हो या नहीं किया हो, उसको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए 20(1) में, ये हमारा आर्टिकल जो 20 है 3 भागों में बांटा हुआ है। 20(1) में कि किसी भी व्यक्ति को पूर्वव्यापी कानूनों के अंतर्गत सजा नहीं दिया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति वर्तमान समय में अपराध किया है तो उसको पूर्व के कानूनों के आधार पर उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) में किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जा सकता है। क्लियर? अगर किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा दे रहे हैं तो वह गैर कानूनी है। एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा। तीसरा है आर्टिकल 20(3) में। आर्टिकल 20(3) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, चाहे वह अपराध साबित हुआ हो या केवल आरोपित बनाया गया हो। उस आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध स्वयं को साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 16 में इस बात की चर्चा की गई है कि लोक नियोजन में
सभी व्यक्तियों को समान अवसर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, अर्थात चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी व्यक्ति विधि के सामने समान रूप से संरक्षित है। किसी व्यक्ति के साथ विधि के अलावा या विधि को मानते हुए उसे भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में इस बात की चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे भारत रत्न मिला है तो वह अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता, या नाम के बीच में भी भारत रत्न नहीं लगा सकता, या नाम के अंत में भी भारत रत्न नहीं लगा सकता। जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर को, देखिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो उनके नाम के आगे आप कभी नहीं देखे होंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या नाम के लास्ट में भी कभी नहीं देखे होंगे भारत सचिन तेंदुलकर भारत रत्न। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो उनसे उस उपाधि को छीन लिया जाएगा। क्लियर? तो इस अनुच्छेद में अर्थात अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात की गई है। हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? देखिए सरोजिनी नायडू एक जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया, और यह अध्यक्षता कब किया गया? तो देखिए पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कोई भी महिला, या वह भारतीय हो या विदेशी हो, तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला हमारी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट यह एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। इसे 1917 में अध्यक्षता किया गया। इनको 1917 में कलकत्ता अधिवेशन इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया। कलकत्ता अधिवेशन, उस देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कब? 1917। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू को अध्यक्षता करने का, यानी पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो भारत की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू तो किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन कब? तो 1925। क्लियर? अभी तक 5 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। पहली महिला एनी बेसेंट, दूसरी महिला सरोजिनी नायडू, तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता, इनके द्वारा 1933 में नलिनी सेन गुप्ता द्वारा 1933 में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया। क्लियर? चौथी महिला इंदिरा गांधी, और 5वीं महिला सोनिया गांधी। तो यहां पे क्वेश्चन है कि पहली महिला अध्यक्षता जो भारत की निवासी थी, रहने वाली सरोजिनी नायडू। पहली ओवरऑल पूछा जाए क्वेश्चन, पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की तो एनी बेसेंट। अगर ओवरऑल टोटल पूछा जाए तो टोटल 5 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। क्लियर? यहां पे 1931, बताइए 1931 जो है किस लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में ही संपन्न हुआ था। इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सरदार पटेल द्वारा। और यह अधिवेशन कराची अधिवेशन के नाम से जाना जाता है 1931 के। इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पास किया गया। किसमें? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पहली बार पास किया गया। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1934 में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता करने का मौका मिला था और 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, इसी तरह उनको रख लिया गया। उसके बाद 1925 में सरोजिनी नायडू द्वारा कानपुर अधिवेशन किया गया। क्लियर? चलिए आइए हम यहां अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हरित क्रांति को भी कहा जा सकता है। हरित क्रांति को क्या कहिएगा बताइए? हरित क्रांति को भी कहा जा सकता है। हरित क्रांति को हम कृषि क्रांति कह सकते हैं। कृषि क्रांति कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति की प्रारंभ 1967-68 में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर? यहां देखिए, श्वेत क्रांति की शुरुआत। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत यहां पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, और इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसीलिए इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन से। क्लियर? इसके जनक हीरालाल चौधरी हैं। हीरालाल चौधरी। अगला ऑप्शन है हमारा विश्व क्रांति। देखिए, विश्व क्रांति होता क्या है? मेनली अगर समाज में सांस्कृतिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे या प्रौद्योगिकी स्तर पे अचानक बेहतरीन बदलाव आने लगता है तो उसे हम विश्व क्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए, अभी हम लोग जनगणना 2011 के पढ़ रहे हैं। 2011 से ही प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होती है, लेकिन अभी तक जनगणना संपन्न नहीं हुआ है। इसके हिसाब से कब होनी चाहिए प्रत्येक 10 साल पे जनगणना? अगला जनगणना 2021, लेकिन चल क्या रहा है 2024। तो अभी तक हमारा जनगणना संपन्न नहीं हुआ है, तो हम 2011 के जनगणना को ही लेकर चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा केरल। यहां पे एक ऑप्शन की कमी कर दिया गया है। केरल को छोड़कर अगर यहां पे बिहार रहता तो बच्चा आसानी से इस क्वेश्चन को हल करता और ऑप्शन में बिहार को टिक लगाकर आ जाता, लेकिन उसका सवाल बिल्कुल गलत होता। क्लियर? तो आइए, हमारा यहां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है। यहां पे साक्षर महिलाओं की प्रतिशत 52.66% है। क्लियर? हमारे बिहार की साक्षरता दर ओवरऑल अगर देखा जाए भारत में तो सबसे कम साक्षर राज्य हमारा बिहार है। अर्थात बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.8%। बिहार की साक्षरता दर 61.8%। पहले नंबर पे हमारा बिहार आता है जो सबसे कम साक्षर स्टेट है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी साक्षरता लगभग 65.4% है। क्लियर? तो सबसे कम साक्षर राज्य हमारा बिहार, उसके बाद 2 नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पे देखिए, मैक्सिमम साक्षरता लिटरेसी कितना है? मैक्सिमम सबसे अधिक साक्षर लोगों की संख्या केरल, इसकी साक्षरता दर 94% है। पहले नंबर पे सबसे अधिक साक्षर स्टेट केरल है। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा मिजोरम होगा। मिजोरम, जिसकी साक्षरता लगभग 91% है। क्लियर? तो इसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक साक्षर स्टेट केरल, उसके बाद 2 नंबर पे मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस चीज के प्रतिपादक हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। इसने 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऐसे शास्त्रीय संगीतकार हैं जिन्होंने शहनाई वादक में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो भारत रत्न पाने वालों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तीसरे शास्त्रीय संगीतकार हैं। तीसरे शास्त्रीय संगीतकार हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई पहला संगीतकार कौन है? तो पहला संगीतकार सुब्बा लक्ष्मी। क्लियर? इन्हें भारत रत्न कब मिला था सुब्बा लक्ष्मी को?
तो इन्हें भारत रत्न 1998 में मिला था। पहला शास्त्रीय संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला, सुब्बा लक्ष्मी को। दूसरा है रविशंकर, इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला। और तीसरा है हमारे बिस्मिल्लाह खान, इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला। तो बिस्मिल्लाह खान तीसरा ऐसे शास्त्रीय संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्लियर। यहां पे तबला वादक जाकिर हुसैन काफी फेमस हैं, जाकिर हुसैन। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? यानी कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारा सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। और इस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को 1953 से पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था 1953 के पहले। यहां पे कालिदास पुरस्कार या कालिदास सम्मान, तो कालिदास सम्मान यह भी कला के क्षेत्र में दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला ऑप्शन गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार, यह भी कला के क्षेत्र में दिया जाता है और यह उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला है नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, यह भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख के तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार या लोसर महोत्सव का किसका प्रतीक है? लद्दाख में तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार किस चीज का प्रतीक है? देखिए, सबसे पहले लोसर त्योहार कहां मनाया जाता है? तो लद्दाख में, तिब्बत वाला पार्ट में। क्लियर। तो यहां क्वेश्चन है कि लोसर त्योहार किसका प्रतीक है? देखिए, लोसर त्योहार जो है तिब्बती समुदायों द्वारा मनाया जाता है, इतना तो श्योर है। लेकिन तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 11वें महीने के प्रथम दिन को इस त्योहार को मनाया जाता है। तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से 11वें महीने के प्रथम दिन को मनाया जाता है और यह त्योहार नए वर्ष के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नए वर्ष के त्योहार के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनका धर्म बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के देवताओं को धन्यवाद देने का यह एक संकेत के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये हमारा एसएससी जीडी का 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था जो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम अगले शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।